हम कितने भी डिजिटल क्यों ना हो जाए, रोटियां हम गूगल से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन के चौपाल के इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और दर्शकों, जो हम अनाज खाते हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे किसानों की कड़ी मेहनत होती है। और किसान भाइयों, आज आवश्यकता है मेहनत के साथ साथ आपको जागरूक होने की, और साथ ही साथ कृषि में जो समसामयिक कार्य किए जाने हैं, अगर आप वो समय समय पर करेंगे तो कम लागत में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है खरीफ की फसलों में समसामयिक कार्य। तो आज हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ हैं और साथ ही कुछ सफल किसान भाई भी हैं, और कुछ ऐसे किसान भाई हैं जिनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं और जिनका निराकरण हमारे एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम उन्हें दिलाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं आपको रूबरू कराती हूँ हमारे एक्सपर्ट्स से। हमारे बीच हैं डॉक्टर एस.बी. अग्रवाल जी। डॉक्टर एस.बी. अग्रवाल जी जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से। डॉक्टर राकेश सिंह जी, जैविक खेती विशेषज्ञ। हमारे बीच साथी हैं एफ.पी.ओ. संचालक उत्तम सिंह जी, और साथ ही हैं सफल किसान भाई श्री शंकर लाल पटेल जी। तो आप सभी का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे बीच कुछ किसान भाई भी मौजूद हैं और कुछ महिला कृषक भी मौजूद हैं। तो चलिए हमारे आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर अग्रवाल जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि खरीफ की फसलों में समसामयिक कार्य आप हमें बताएं, क्या क्या किए जाने चाहिए अभी। जैसे खरीफ फसल में हमारे किसान भाई मुख्य रूप से जबलपुर क्षेत्र में और पर्टिकुलर इस ब्लॉक में धान की खेती करते हैं। कुछ क्षेत्रों में जहां सोयाबीन, मूंग और उड़द भी लगाई जाती है। मक्का की खेती भी कुछ उथले स्थानों पर जहां पर पानी नहीं रुकता है वहां पर मक्का और उड़द, मूंग की खेती करते हैं। तो इसमें तैयारी की सबसे पहली आवश्यकता ये होती है कि हमारा किसान भाई समय पर उचित बीज प्राप्त कर ले। उचित बीज का मतलब है अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता वाला बीज उसके पास होना आवश्यक है। अगर हम उच्च गुणवत्ता वाला बीज लेते हैं तो उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है और हमारे किसी भी जैसे असामयिक जो बीमारी और कीड़े लगते हैं उनसे उनका प्रकोप भी नहीं हो पाता। दूसरी आवश्यकता है कि हमारे खेत की तैयारी हमारे गर्मी में पहले से खेत को जुताई करने के बाद उसको उसके जो मेढ़े हैं, आवश्यकता के अनुसार पानी रोकने की व्यवस्था है, वो पहले से पूर्व में कर ली गई हो। दूसरी आवश्यकता होती है कि जब हम बोनी करने जाते हैं या तो रोपाई के लिए रोपनी डालते हैं या खेत में सीधी बोनी करते हैं, तब हमें बीज उपचार की आवश्यकता होती है। तो बीज उपचार हेतु आवश्यक रसायन एकत्रित कर लें जो कि कीड़े और बीमारी को रोकने का काम करते हों, साथ ही साथ उत्पादन बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते हों। ऐसे साधनों का हमें पहले से व्यवस्था कर लेना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके बाद ही हमें खाद की आवश्यकता होती है, जो कि उचित खाद जैसे हमें समय पर जो उपलब्ध है उसका समावेश करें, और साथ में जीवाणु खाद जो हमें कम कीमत पर उपलब्ध होते हैं उनको भी हम व्यवस्थित करें, प्राप्त करें। स्थानीय तौर से प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में ये जीवाणु खाद उपलब्ध हैं, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रमुख आवश्यकताएं हैं जो कि तत्कालिक तौर से खेत में बोनी या रोपाई के लिए आवश्यक होती हैं, जिन्हें अगर हम उपलब्ध करा लेते हैं, उपलब्ध रखते हैं, तो हमें बोनी के समय में, रोपाई के समय पर परेशानियां नहीं उठाना पड़ती और कमी रहने पर हमारी निश्चित तौर से उपज में कमी आती है या लागत में बढ़ोतरी होती है, तो हम इनसे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरह से खरीफ की फसलों में क्या क्या समसामयिक कार्य किए जाने चाहिए। आपने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हमें बताया। अगला सवाल राकेश जी हमारा आपसे है कि आज के समय में जैविक खेती कितनी आवश्यक है और क्यों आवश्यक है। सभी को किसान साथियों, बदलते परिवेश और वातावरण को यदि हमें बचाना है तो जैविक खेती करना पड़ेगी। खेत का खेत के लिए और खेत के द्वारा, इस कॉन्सेप्ट पे कोई भी किसान यदि अपनी पुरानी पद्धतियों पे जाता है जो आज के परिवेश में शायद सटीक नहीं बैठती हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद सटीक बैठेंगी, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। पर्यावरण प्रदूषित होने के पीछे कहीं ना कहीं हमारी जो पद्धति है, जो हमारे उर्वरक का भरपूर से ज़्यादा उपयोग करना
और हमारे जो पद्धतियाँ पुरानी परंपरागत पद्धतियाँ थी उसको हमने बंद कर दिया, गाय को हमने घर से निकाल दिया, खेती हमने जैविक को छोड़कर और अजैविक हो गए। तो हमें जैविक खेती करना बहुत ज़रूरी है और जैविक खेती करने के लिए कुछ अलग नहीं करना है, जो आपके पास साधन संसाधन है उसी से ही आपकी जैविक खेती संभव है। और आपके जो अभी डॉक्टर अग्रवाल सर ने कहा कि आपको आपकी जो लागत है वो लागत कम हो, तो लागत कम जैविक खेती के माध्यम से बिल्कुल संभव है। राकेश जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि किसान भाइयों, अगर आप भी खेती में लागत कम करना चाहते हैं तो जैविक खेती के माध्यम से ये बहुत ही आसानी से संभव है। और अभी हमारे बीच उत्तम सिंह जी भी हैं। सर, आप भी जैविक खेती के बारे में क्या राय देना चाहते हैं किसान भाइयों को, ये क्यों आवश्यक है? आप भी अपनी राय दें। आज के समय में जैविक खेती करना बहुत अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिनों दिनों इतनी सारी बीमारियां हम लोग को घेर रही हैं। क्योंकि हम जो जहर मुक्त खेती कर रहे हैं, जो जहर युक्त मतलब खूब कीटनाशक डाल रहे हैं, खूब रासायनिक खाद डाल रहे हैं, तो हमारी खेती क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा रासायनिक हो गई है। उससे हमारे जो अनाज उत्पादन होता है हम उसी को खा रहे हैं, उससे हम बहुत बीमार पड़ रहे हैं, बहुत कई तरह की बीमारियाँ आती हैं। इसलिए आवश्यक ये हो गया है कि हमें को अब जैविक खेती या प्राकृतिक खेती के लिए करना बहुत आवश्यक हो गया है। अभी हमारे बीच एक सफल किसान भाई भी हैं, श्री शंकर लाल जी। आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए, आप कौन सी खेती करते हैं? सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार है। साथियों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि खेती की लागत को कम कैसे करें। हमारी खेती की लागत कम होगी तो आमदनी हमें ज़्यादा होगी, उस पैटर्न में हमें काम करना होगा। जैसे कि अभी पूर्व में मैंने बताया था कि DSR पद्धति से खेती करने में आज लेबर 6,000 रुपये एकड़ का मांगता है रोपा लगाने का, लेकिन इसकी बचत हम तब कर सकते हैं जब DSR पद्धति को अपनाएंगे, उसमें खेती करेंगे। निश्चित है कि हमारी लागत कम होगी, खेती में आमदनी ज़्यादा होगी। मेरा यही है कि खेती की लागत को कम कैसे करना, उत्पादन को कैसे बढ़ाना, ये इस पर हम काम कर रहे हैं। और अपने किसान भाई को इस गांव से हमने भी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से संबंधित ट्रेनिंग करवाई। इस गांव में 50 किसानों को, महिलाओं को, पुरुषों को ले जाकर के ट्रेनिंग कराई है। इसके लिए हमारा ट्रेनिंग सेंटर रहा है बीसा फार्म के माध्यम से हमने करीब 400 किसानों को एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग कराई है और उससे हमारा किसान लाभान्वित हुआ है। यदि अगर हमने 400 किसानों को इसकी ट्रेनिंग दी है, तो अगर हमारा 300 किसान, 200 किसान भी अगर उसको अपना लेता है तो हम अपनी सफलता मानते हैं इस बात को। तो चलिए, इन्होंने अपनी अनुभव हमारे साथ साझा किए कि किस तरह से खेती में लागत को कम किया जा सकता है। और दर्शकों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे बीच कुछ किसान भाई भी मौजूद हैं और कुछ महिला कृषक भी मौजूद हैं। तो चलिए हम इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं इनकी क्या क्या समस्याएं हैं, और हमारे बीच जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं इनकी समस्याओं का समाधान बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आपका नाम हम जानना चाहेंगे। मेरा श्याम सिंह पटेल नाम है। आप अपनी समस्या अगर कोई हो तो पूछ सकते हैं। मेरे को वृक्षारोपण करना है खेतों की मेड़ों में, तो उसके लिए उद्यान की विभाग या कृषि विभाग से क्या सुविधा मिल सकती है इस विषय में? अग्रवाल जी, आप इसका जवाब दें कि ये वृक्षारोपण करना चाहते हैं खेतों की मेड़ों पर। देखिए, जो भाई वृक्षारोपण करना चाहते हैं उनके लिए विभिन्न योजनाओं के तहत पौधे, जैसे अभी जिनकी कीमत अगर 50 रुपये है तो वो 25 रुपये में, आधी कीमत में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वानिकी विभाग में, जिसमें मैं भी कार्यरत हूँ, वहाँ से आपको हम उपलब्ध कराएंगे। और फलदार, दूसरी चीज़ ऐसे छाया वाले और लकड़ी, जिनसे हमें जलाऊ के साथ साथ हमें कुछ फर्नीचर वाली लकड़ी भी मिल सके, जैसे ऐसे पौधों की उपलब्धता आपको हम कराने का प्रयास करेंगे। और ये स्कीम के तहत है जिसमें आधी कीमत पर आपको उपलब्ध रहेगा। सर, हम आपका भी नाम जानना चाहेंगे।
हम कैलाश यादव मारे बाई एफपीओ प्रोड्यूसर कंपनी से हम किसान हैं और हम अग्रवाल जी सर से एक पूछना चाहते हैं। रबी खरीफ की बोनी होने जा रही है, बोनी भी हो गई है, रुपाई भी हो रही है, तो इसके लिए कब कैसी खाद अपन को डालना है, वो कितने समय को कौन खाद देना है। तो अग्रवाल जी कृपया आप बताएं। देखिए, अलग अलग फसलों में अलग अलग मात्रा में खाद दी जाती है और जो खाद दी जाती है उसका समय पर देना अत्यंत आवश्यक होता है। हमारे किसान भाई कई बार ऐसे जो प्रक्रिया अपनाते हैं जिससे कि उनको पर्याप्त लाभ उसके अनुसार नहीं मिल पाता है। तो धान की बुआई के समय में हम जो सीधी बोनी करते हैं या रोपा लगाते हैं, रोपा लगाने के 7 दिन बाद और बुआई के भी 7 दिन बाद हम अगर अपने खेत में उपज बढ़ाना चाहते हैं, जो खाद दिया है उसका लाभ पर्याप्त लाभ लेना चाहते हैं, तो उसके अंदर एक जीवाणु आता है, जीवाणु खाद के रूप में उपलब्ध है, जो कि माइकोराइजा के नाम से मिलता है। और ये माइकोराइजा जिसमें अगर 5 किलो का एक पैकेट अगर उसमें 1 एकड़ में डाल दिया जाए तो हमारे पूर्ण पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने का काम करेगा, पौधों की जड़ों के विकास में सहयोग होगा और जब कभी पानी की कमी या अधिकता होती है ऐसी विषम परिस्थितियों को भी सहन करने की क्षमता प्रदान करेगा और सूक्ष्म पोषक तत्व विशेषकर जिंक की मात्रा को उपलब्ध कराएगा, जिससे पौधा तंदुरुस्त और फलदायी यानी फसल से पूर्ण लाभ आपको मिल सकेगा। अभी हमारे बीच एफपीओ संचालक उत्तम सिंह जी भी हैं। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एफपीओ होता क्या है और ये किस तरह से कार्य करता है। एफपीओ एक किसानों का समूह होता है। जो उस क्षेत्र के किसान हैं वो किसान जुड़ के, मतलब मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 300 किसान होना चाहिए। जो 300 किसान होंगे वो उसके सदस्य होंगे और उन्हीं सदस्यों में से हम कुछ 10 डायरेक्टर बनाते हैं, क्योंकि उसको संचालन के लिए कुछ पढ़े लिखे किसान भी चाहिए होते हैं ताकि उसका संचालन कर सकें। उस 10 किसानों का जो संचालक मंडल है तो उसमें से कम 5 किसान डायरेक्टर होते हैं, उसको हम संचालक मंडल बोलते हैं। तो वो जो 5 किसान होते हैं, अब उन्हीं में से हम लोग क्या करते हैं कि एक खाता खुलवाते हैं। जब 300 किसान हमारे हो जाते हैं तो किसानों का जो खाता होता है उसमें हम उनसे हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें 1000 से उनका शेयर मनी लेना है और उस खाते से जो राशि आती है उस खाते में हम लोग जमा कर देते हैं। तो जैसे ही हमारे 300 किसानों की राशि जमा हो जाती है तो हम सरकार से एक इक्विटी ग्रांट लेते हैं, ताकि उस इक्विटी ग्रांट के माध्यम से हम आगे अपना एफपीओ का संचालन अच्छे से कर सकें। जैसे हमने 300 किसानों का 3 लाख कर लिया 1000 के माध्यम से, उसी प्रकार हम 300 किसानों के यदि हम उसमें सरकार से इक्विटी लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6 लाख। तो हम उससे किसानों के व्यवसाय के लिए कुछ फ़ायदे के लिए उससे कुछ हम डिसाइड करेंगे कि हम इससे क्या कर सकते हैं किसानों के, अच्छे किसानों के लिए। धीरे धीरे हम उसका धीरे धीरे व्यापार करते हैं और किसानों को लाभ दिलवाते हैं ताकि किसानों की आय अच्छी हो सके और उनको लागत कम हो सके। यही मेन उद्देश्य इसका। तो चलिए, हमें एफपीओ का उद्देश्य तो पता चल चुका है और हमारे बीच एक और महिला हैं जो कि बहुत ही जागरूक कृषक है। तो चलिए उनसे भी बातचीत करते हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। श्रीमती सरोज पटेल जुझारी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बाल निकलते समय जो धान में काले काले धब्बे गोल गोल आते हैं उसके लिए कुछ उपाय किया जाए। धान की फसल में एक बीमारी जिसको काले और पीले 2 तरह के रोग आते हैं, इनसे बचने के लिए हमें जब बोनी करते हैं उसी समय एक बीज उपचार करना अत्यंत आवश्यक होता है। और ये बीज उपचार टेबुकोनोजोल एक दवा आती है उससे करना चाहिए, इससे आगे चल के कंडवा रोग जो इसमें लगता है वो न लगे। दूसरी बात यह है कि जब 60 दिन की फसल होती है उससे पूर्व 55 दिन पर ही 50 दिन पर इसमें एक पोषक तत्व युक्त एक फफूंदनाशक दवा आती है जिसको टेबुकोनोजोल और सल्फर गंधक का मिश्रण होता है। इसको 5 किलो मात्रा उसमें खेत में प्रति एकड़ के हिसाब से डालने से ये बीमारी नहीं होती है। परंतु ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब वहाँ पर ये बीमारी लग जाए उस समय किसी भी प्रकार की दवा डालना फ़ायदे का नहीं होता, क्योंकि दवा डालने से उस समय उसके स्पोर्स उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं तो आप पूरे खेत में फैल सकते हैं
दूसरे के खेत में भी जा सकते हैं। उनसे बचने के लिए पहले ही हमें दवा का प्रयोग करना चाहिए। आपका नाम? सरोज श्रीवास्तव। मैं कचपुरा से हूँ और मैं सर जी से ये पूछना चाहती हूँ कि रासायनिक खाद को कम करते हुए हम खेती की उर्वरा शक्ति को कैसे बनाए रखें। देखिए, खेत में जो भी जीवाणु हैं और सूक्ष्म जीवाणु हैं उनको क्रियाशील रखना ही खेती की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना है। इसके लिए हम जो भी रसायन उपयोग करते हैं तो पहली वर्ष में हम उसमें से 20 से 25 किलो, अगर 100 किलो उपयोग करते हैं तो 25 किलो रसायन की कमी करें, 75 किलो रसायन डालें और उसकी जगह 25 किलो की जगह 2 टन हम केचुए की खाद डालकर रखें। अगली बार अगली फसल या अगले साल में भी हम 25 किलो मात्रा कम करें और फिर 2 ही टन डालना है खाद। इस तरीके से यदि हम 5 वर्ष तक करते जाते हैं तो 5 साल बाद 4 साल बाद हमारे पास 25 किलो नहीं करना है, बिल्कुल ख़त्म कर देना है और 2 टन गोबर की खाद या केचुए की खाद डालते रहने से खेत उपजाऊ रहेगा। आपके खेत की उत्पादन क्षमता कम न होगी। फसल से जो उत्पादन ले रहे हैं वही उत्पादन आपको नियमित मिलता रहेगा और ये जैविक खेती में परिवर्तित हो जाएगा। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। राकेश जी, अगला सवाल हमारा आपसे है कि क्या जैविक विधियों से क्या पोषक तत्वों का प्रबंधन किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल निश्चित किया जा सकता है। जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि खेत के लिए और खेत के द्वारा यदि इस कॉन्सेप्ट को किसान समझता है तो मुझे लगता है उसको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खेत में जो उसकी पराली है उसका प्रबंधन किया तो वो अल्टीमेट उस मृदा में, उस मिट्टी में ही जाना है जो मिट्टी ख़राब हो रही है। उस मिट्टी को उपजाऊ बनाने में उस अवशिष्ट का जो बायो वेस्ट है उसका उपयोग वहाँ पर होगा। एक तो ये है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे पत्तियाँ हमारे आसपास में मौजूद हैं जिसका हम बहुत सारे जैविक उर्वरक बना के, जैविक कीटनाशक बना के जैविक खेती में हम उसका उपयोग कर सकते हैं और इस तरह करके खेत का और खेत के लिए किसान अपना प्रबंधन कर सकता है। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तम सिंह जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे जो किसान हैं, हमारा तो यही संदेश है कि आप लोग कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े रहें और आपके आसपास जो भी एफपीओ हैं उनके भी सदस्य बनिए, उनसे अपनी पूरी जानकारी लीजिए किसानों की क्या क्या योजनाएं चलती हैं ताकि हमें उसका लाभ मिल सके। जैसे कृषि यंत्र हैं, आपके कृषि संबंधित जो भी यंत्र या जो कृषि उपयोग में आने वाले औजार हैं उनमें भी हमें बहुत सारी सब्सिडियां मिलती हैं। समय समय पर उनके आवेदन निकलते हैं, उनको आप लोग उनसे संपर्क करिए, अपने एफपीओ हैं या अपने जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे भी संपर्क करिए तो आपको उसको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मैं किसानों से कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल सबसे जुड़िए। धन्यवाद। डॉक्टर अग्रवाल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मक्के की अभी कौन कौन सी किस्म लगाई जा सकती है? देखिए, मक्के में जो ओपन पॉलिनेटेड जो मक्का है उसको लगाना ज़्यादा उत्पादन से कम होता है, इसलिए ज़्यादातर हमारे किसान भाई प्राइवेट कंपनी से मिलने वाले हाइब्रिड्स को उपयोग करते हैं जो कि पर्याप्त मात्रा में बाज़ार में उपलब्ध हैं। उन हाइब्रिड्स का उपयोग करते हुए 30 कुंटल से 32 कुंटल तक का भी उत्पादन हमारे किसान भाई प्राप्त कर रहे हैं और इस मक्का का जो व्यापार है या बाज़ार है वो ऐसी कई कंपनियां स्थापित की जा चुकी हैं जो कि सतना में भी हैं, जबलपुर में भी अभी स्थापित हो रही हैं, जिनसे इथेनॉल निकाला जाता है जो मार्केट से, मंडी से आपको मेरी समझ से 200 रुपये तक का अधिक लाभ वो प्रदान कर रहे हैं, अधिक कीमत में ख़रीद रहे हैं। इसलिए आप जो भी मक्का की खेती करते हैं वो इथेनॉल के काम आए, ऐसी कंपनियां वो उसको ख़रीदने का काम कर रही हैं। तो अभी किसान भाई फिर से एक सवाल करना चाहते हैं। हाँ, डॉक्टर अग्रवाल जी से ये पूछना चाहते हैं, बहुत से क्षेत्र में मक्का की बोनी हुई खरीफ की, उसमें कीट प्रबंधक के लिए कौन सी दवाई है और कौन सी खाद कौन समय पर डालनी चाहिए? मक्के के लिए कीट प्रबंधन के बारे में आप बताएं कि मक्के की फसल में कैसे कीट प्रबंधन किया जा सकता है? देखिए, मक्के में 2 अवस्थाओं में सबसे ज़्यादा कीट लगता है। एक शुरू की अवस्था होती है जो कि सफ़ेद
रंग की एक सूंडी होती है जो ज़मीन के अंदर ही रहती है, और इसको मारने के लिए एक फिप्रोनिल दवा आती है, और इस फिप्रोनिल दवा को आप अगर बोनी के समय ही डाल देते हैं तो उसमें ये कीट का प्रकोप नहीं होता। हालांकि फिप्रोनिल ये दवा बहुत दिनों तक काम करती है, परंतु यदि आपके पास फिप्रोनिल उपलब्ध नहीं है तो क्लोरोपाइरीफॉस के दाने भी इसमें उपयोग किए जा सकते हैं। दूसरी एक समस्या आती है जब पौधा बड़ा हो जाता है, और ये समस्या तब आती है जब हम देरी से बोनी करते हैं। तो 15 दिन में इसमें एक तना छेदक का प्रकोप होता है, और उस तना में ऊपर का हिस्सा पुंगी उसकी बाहर निकल जाती है, और बीच से जड़ के ऊपर वाली गठान से वो उसको काट देता है, अलग कर देता है। डॉक्टर अग्रवाल जी, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? हमारी सभी किसान भाइयों से एक निवेदन और सलाह ये है कि वो समय समय पर जब भी खेती करते हैं तो हमारे कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय में ये कार्यरत हैं, जो कि लगातार आपसे ये निवेदन करते हैं कि जब भी कभी आपको खेती से संबंधित समस्याएं आती हैं तो हमसे संपर्क करें, उनका समाधान प्राप्त करें और तभी खेती करें, अन्यथा अनावश्यक खर्चे में प्रतिबंधित करें और अनावश्यक जो रसायन हैं उनका भी प्रयोग कम से कम करें, जिससे प्रकृति और पर्यावरण सुरक्षित रह सके। अग्रवाल जी, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। और जी हाँ दर्शकों, आज हमें भेड़ चाल चलने की जगह स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आप भी नई नई टेक्नोलॉजी को समझें, जानें और जागरूक हों। और हमारे एक्सपर्ट्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, और साथ ही साथ जो हमारी महिला कृषक बहनें हैं और किसान भाई हैं जो यहाँ आए, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। दर्शकों, चौपाल के इस अंक में आज बस इतना ही, और अगले अंक में हम एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।